देश के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ विद्यार्थी हैं जो इस अवसर में सम्मिलित होना चाहते हैं। आपकी अनुमति हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें जोड़ लें। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर पूर्व में इम्फाल से। Good afternoon, Honorable Sir. My name is Nixon Singh Lashram and I am currently studying in 12th Science at Navodaya Vidyalaya Khumbong, Imphal West, sir. We wish you a happy Teacher's Day, sir. And Honorable Sir, I want to ask the question. Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि हिंदुस्तान की जनता का अगर आप विश्वास जीत लेते हैं, देश की जनता का प्रेम संपादन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई भी बालक इस जगह पर पहुंच सकता है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और जब आपके प्रधानमंत्री पद के शपथ हो तो मुझे शपथ समारोह में जरूर बुलाना। थैंक यू निक्सन। अगला सवाल भुज से। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विपुल कुमार कक्षा 11वीं विज्ञान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 थल सेना भुज से। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर अभी आप जापान गए, आपने वहां एक विद्यालय को भी देखा। सर, आपको हमारे यहाँ की शिक्षा और जापान की शिक्षा में क्या अंतर नजर आया? मैं इस बार जापान गया तो मैंने सामने से ये कहा था कि मैं वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जरा समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ मैं एक प्राइमरी स्कूल में भी गया था और वहाँ मैं एक विमेंस यूनिवर्सिटी में भी गया था। प्राइमरी स्कूल में जाकर के मेरी कोशिश ये थी कि उनकी शिक्षा प्रणाली को समझना। उनके यहाँ टीचिंग न के बराबर है। आपको लगता होगा कि तो ऐसी कैसी स्कूल जहाँ टीचिंग ही नहीं है, लेकिन वहाँ 100% लर्निंग है। वहाँ की सारी कार्यशैली ऐसी हैं कि बालक को सीखने का अवसर मिलता है और खुद उसमें कुछ न कुछ करता है। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। ये उनका बड़ा आग्रह रहता है। दूसरा, मैंने देखा कि हर बालक गजब की डिसिप्लिन है। माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आते हैं। नियम है, माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आएंगे। पद्धति ये है कि हर 25 कदम पर पेरेंट्स खड़े रहते हैं और उस यूनिफॉर्म वाले बालक वहां से निकलते हैं तो एक पेरेंट उस बालक को 25 कदम दूर दूसरे पेरेंट को निगरानी में हैंडओवर करता है ना, जाता नहीं है, देता है। इसके कारण क्या हुआ है कि सभी पेरेंट्स सब बच्चों के साथ समान ट्रीटमेंट देते हैं। अपने ही बच्चों को संभाल के लाना, बढ़िया गाड़ी में ला करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। हर एक बच्चों को अपने स्कूल पैदल जाते हैं, जाते समय पेरेंट्स उनको देखते हैं। ये प्रयोग माँ बाप का सभी बच्चों के प्रति समान भाव का एक संस्कार का बड़ा गजब व्यवस्था मेरे मन को छू गई है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, मुझे काफी अच्छी लगी है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। छोटे छोटे बालक भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजों पर ज्यादा मैंने देखा है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, इस पर उनका
काफ़ी यानी प्रोसेस ही ऐसी है कि वो उस प्रकार से सोचता है। डिसिप्लिन सहज है, स्वच्छता बहुत सहज है, और आदर करना, वो थोड़े झुकते हैं आदर करने के लिए, जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे हर एक के व्यवहार में नजर आता है, हर एक के व्यवहार में नजर आता है। तो ये संस्कारों के कारण होता है। तो हमारे में और उनमें इन बातों में तो काफी बड़ा फर्क नजर आया मुझे। धन्यवाद सर। तिरुवनंतपुरम से अगला सवाल। यस, तिरुवनंतपुरम, यू कैन हाँ, स्टार्ट। तिरुवनंतपुरम प्लीज। Good evening, Honorable Prime Minister, sir. This is Rakshanya Shekhar of Class 11 from Kendriya Vidyalaya Pattam, Thiruvananthapuram. And sir, our question is, sir, if you were a teacher, who would you concentrate more on? An intelligent student who's lazy, or an average student who's very hardworking? बड़ा तो कैसे विद्यार्थी आपको पसंद आते हैं? बहुत बुद्धिमान, आलसू, कैसे? सचमुच में अगर टीचर के रूप में मैं देखूं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट पे। उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। सभी बालक, अगर 30 बालकों का क्लास है, 30 को अपना मानना चाहिए। और टीचर का काम यह है कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति में कोई न कोई तो गुण होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक में सब गुणों का भंडार होता है, एक के अंदर सब अवगुणों का भंडार होता है। जो गुणवान दिखता है उसमें भी कुछ अवगुण होते हैं, और जो अवगुण वाला दिखता है उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं। टीचर का काम होता है उसकी अच्छाइयों को समझना, उसको तराशना, उसके जीवन को जो जी अच्छाइयां हैं उसके आगे ले जाने का अवसर देना। अगर टीचर ये कहेंगे हाँ ये 4 यार ब्रिलियंट है, बस उन्हीं पे ध्यान दूं, वो आगे निकल जाएंगे, मेरा नाम हो जाएगा, ये छोड़ो यार, ये तो बेकार है, उसके माँ बाप देख लेंगे। टीचर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे माँ अपने घर में 3 बच्चे हो, कम अधिक ताकत वाले हो, लेकिन माँ के लिए तीनों बच्चे बराबर होते हैं, टीचर के लिए भी कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे नहीं होता। सबके सब अपने होते हैं। हर एक के गुणों को जानना चाहिए। और जब 30 स्टूडेंट के क्लास को टीचर पढ़ाता है तब 30 के बल्क को नहीं पढ़ाता है, उसको एड्रेस उस 30 को इंडिविजुअल करना होता है। बताते समय भी उसको ध्यान में रखता होना है कि एक वाक्य उस बालक के लिए बोलेगा जिसको समझने में देर लगती है, एक वाक्य उसके लिए भी बोलेगा जो तेज तर्रार समझ लेता है। अल्टीमेटली सबको समान रूप से परोसने की कोशिश करेगा। और इसलिए तिरुवनंतपुरम से जो सवाल पूछा गया, अगर मैं टीचर होता तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन का पक्ष का नहीं होता। कोई प्यारा, कोई कम प्यारा, ऐसा नहीं हो सकता। सबके सब अपने होने चाहिए। Thank you, sir. दक्षिण से चलते हैं एकदम उत्तर भारत की ओर, लेह में। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, नमस्ते और जिले। मेरा नाम लिग्जिन आंगो है। मैं केंद्रीय विद्यालय लेह में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। महोदय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? और सर, उन शरारत भरी यादों में से आप हमारे साथ कुछ बांटना चाहेंगे? मैं अभी ले आया था, मालूम है? यस सर। हैं, आप लोग थे? हाँ जी। मैंने लेह में क्या बताया था, याद है? मैं पहले बहुत आता था ले, और जब मैं ले आता था तो ये दिल्ली के हमारे जो साथी थे वो मुझे कहते थे
कि मोदी जी ले जा रहे हो तो आते समय वहाँ से गोभी आलू जरूर ले आना। मालूम है ना, लेह में जी सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण बहुत अच्छी गोभी और आलू मिल जाते हैं। तो मैं काफ़ी ढेर सारा वापस आते समय ले आता था जब वहाँ मैं काम करता था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है उन्होंने। पूछा कि मैं जब आपकी तरह बालक था तो मैं भी शरारत करता था क्या? कोई बालक हो सकता है क्या ऐसा जो शरारत न करता हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। अगर बालक मन, और कभी कभी तो मुझे चिंता होती है कि बचपन बहुत तेजी से मर रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। समय से पहले वो कुछ अलग ही सोचने लग जाता है। उसका बालक अवस्था जो है वो दीर्घकालीन रहनी चाहिए, वो शरारतें होनी चाहिए, वो मस्ती होनी चाहिए। ये जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं भी शरारत करता था। मैं एक बता दूं कैसी। आप जानते होंगे वो बजाते हैं बांसुरी सर। शहनाई। बांसुरी। तो शादी जहाँ होती है ना तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती है और शहनाई वाले बजाते हैं, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। तो हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहाँ जाते थे और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की, क्या होता है? मुंह में पानी आता है ना। यस सर। तो बजा नहीं पाता था। तो हमें वो मारने के लिए दौड़ता था। लेकिन आप ये नहीं करोगे ना? हैं? नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई सेड अबाउट शहनाई? ले, नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई वाज टॉकिंग टू? हाँ? यस सर। हाँ। और एक जरा और थोड़ी जरा अच्छी नहीं लगने वाली बात बता दूं। बताऊं? लेकिन आप प्रॉमिस करिए आप लोग नहीं करेंगे। पक्का? पक्का? यस सर। हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी 2 लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते थे। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया है आप लोग कोई करेंगे नहीं ऐसा। हाँ? प्रॉमिस? ले वाले बताइए प्रॉमिस। हाँ। धन्यवाद श्रीमान जी। अगला प्रश्न करना चाहते हैं दंतेवाड़ा से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं अंजलि नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बस्तर इलाके में बस्तर जैसे जनजातीय इलाकों में खासकर लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत कमी है, तो आप इसके लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? मैं बस्तर के इलाके में बहुत दौरा मैंने किया हुआ है। दंतेवाड़ा पर भी मैं आया हुआ हूँ और मैं छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बस्तर में शिक्षा के लिए बहुत नए इनिशिएटिव लिए हैं। इन दिनों तो कुछ मौलिक चीज़ें जो दंतेवाड़ा में ही हुई है,
मैं मानता हूं देश के शिक्षाविदों का ध्यान आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो काम किया है उस पर जाएगा। ये बात सही है कि बालिकाओं की शिक्षा को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है, और महात्मा गांधी कहते थे कि एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक बालिका अगर पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, मायके वाले और ससुराल वाले, 2 परिवार पढ़ते हैं। और इसलिए, और इन दिनों हम देखते हैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप देखिए, अभी गेम्स हो गई, उस गेम्स में आपने देखा होगा करीब 50% मेडल जीतने वाली बालिकाएं थी। एजुकेशन में देखिए फर्स्ट 10 टॉपर्स देखिए हर स्टेट में, 6-7 तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के बहुत पीछे रह गए हैं। देश के विकास में इतनी बड़ी ताकत 50%, इसकी अगर शिक्षा दीक्षा होती है तो बहुत लाभ होने वाला है। और इसलिए मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बल दिया जाए। और आज जो हम ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाने के पीछे मैं लगा हूं, क्यों? मेरे ध्यान में ऐसा आया था कि बालिका स्कूल जाती है, 3री-4थी कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देती है। पता चला क्यों छोड़ देती है, तो ध्यान में आता था कि बेटियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उसको वहां कंफर्ट नहीं रहता था और उसके कारण पढ़ना छोड़ देती थी। इतनी छोटी सी चीज अगर किसी ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद स्थिति और होती। और इन्हीं कारणों से मैं इन दिनों आग्रहपूर्वक लगा हूं, मैं हिंदुस्तान में हमारी सभी स्कूलों में बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने। बच्चियां स्कूल तो अब दाखिल हो रही है, हर माँ बाप को लगता है कि बेटी को स्कूल दाखिल करें, लेकिन कभी 3री कक्षा तक, कभी 5वीं कक्षा तक, ज्यादा से ज्यादा 7वीं कक्षा तक, और ज्यादातर बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। हमें ये बच्चियां स्कूल छोड़े नहीं, उनको आगे की शिक्षा कैसे मिले, इस पर मेरा ध्यान है और मैंने इस दिशा में काफी कुछ सोचा है, अभी मैं कर भी रहा हूं और उसके नतीजे नजर आएंगे। लेकिन मुझे खुशी हुई कि बस्तर जिले में आप लोगों को शिक्षा के विषय में इतनी चिंता है, इतना लगाव है, और एक बालिका के मन में ऐसा जब सवाल आता है ना, तो बहुत आनंद होता है कि वो बालिकाओं की शिक्षा की चिंता एक बालिका कर रही है, वो भी दूर सुदूर बस्तर के जंगलों में से, जहां माओवाद के कारण लहूलुहान धरती हो चुकी है, वहां से शिक्षा की चिंता करने वाली एक बेटी, मैं मानता हूं देश को जगाने की ताकत है इस सवाल में। दो क्षेत्रों में अभी और बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। दो क्षेत्रों में अभी बच्चे और हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं से बात कर लें। हाँ बिल्कुल। पोर्ट ब्लेयर। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम सुदक्षिणा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम बच्चे देश की विकास एवं उन्नति में आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, एक तो खुद अच्छे विद्यार्थी बने, ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। हम एक अच्छे विद्यार्थी बने, हम सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। आप में से कई बच्चों को मैं अगर पूछूं, स्कूल से जाते ही अपना जो स्कूल बैग है ऐसे ही जाते ही फेंक देते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? सच बताइए आप। देखिए, कोई फोटो नहीं निकालेगा, बता दीजिए। फिर मम्मी क्या करती है, उठाएगी, ठीक रखेगी। और कुछ बालक होंगे
घर में कितने ही मेहमान बैठे होंगे, बहुत कुछ चलता होगा, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं, सीधे अपने जहाँ स्कूल बैग रखते हैं वहाँ जाएंगे, स्कूल बैग ठीक से रखेंगे, जूते ठीक से निकालेंगे और फिर आकर के सबको नमस्ते करेंगे। इससे दो प्रकार के बालक होते हैं। अब आपको तय करना है कि अगर आप ढंग से जीते हैं तो आप वो देश सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है भाई देश सेवा मतलब देश के लिए मरना या देश सेवा मतलब सिर्फ राजनेता बनना। ऐसा नहीं है। हम मानो बिजली बचाओ, बिजली बचाने का विषय आप अगर घर में तय करो, और मैं ये सब बच्चों से कहता हूं कि आप इस बार तय कर में घर जाकर के पूछिए अपने मम्मी पापा को कि अपना घर में बिजली का बिल कितना आता है। अभी तक आपने कभी नहीं पूछा होगा। बालक क्या करता है, मुझे ये चाहिए, कंपास चाहिए, मुझे ये चाहिए, टीचर ने ये मांगा है, उतना ही उसका घर के साथ संबंध, पैसों के संबंध में आता है। मुझे आज दोस्तों के साथ यहाँ जाना है, मम्मी इतना पैसा दे दो, ये आता है। कभी घर के कारोबार में आपने इंटरेस्ट लिया क्या? एक काम कीजिए, घर में मम्मी पापा सब जब खाना खाने के लिए बैठे तो पूछिए कि अपने घर का बिजली का बिल कितना आता है। पूछिए उनको, फिर उनको कहिए अगर ये 100 रुपया बिल आता है, हम क्या 90 रुपये बिल ऐसा कर सकते हैं क्या? 50 रुपये का बिल आता है, 45 रुपये हो जाए बिल, ऐसा कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? चर्चा करो घर में। बिजली कम उपयोग में हो, बिजली बर्बाद ना हो, ये कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में बिजली बचाते हो तो आपके घर में तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन किसी के गरीब के घर में बिजली का दिया जलेगा। ये बहुत बड़ी देश सेवा है। और एक पौधा लगा करके जो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वैसी अपना परिवार बिजली बचा करके उतनी ही पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। और इसलिए देश सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी नहीं होती हैं। छोटी छोटी चीजों में देशभक्ति का प्रकटीकरण होता है, और उन छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान केंद्रित करें तो उससे बड़ी देश सेवा क्या होती है? वही बहुत बड़ी देश सेवा है। थैंक यू। धन्यवाद। तिनसुकिया के बच्चे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। I am Anisha, a student of class 11 science. Sir, me and my friends here from Kendriya Vidyalaya Tinsukia wish you a very happy Teachers' Day. Sir, my question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। हम अपने आप से पूछें। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं, हमारी आदतें बदल गई है, हमारी आदतें बिगड़ गई है, और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि संतुलन तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर उसकी पहली शर्त है मनुष्य प्रकृति से संघर्ष न करे, मनुष्य प्रकृति से प्रेम करे। पानी हो, वायु हो, पौधे हो,
हर एक के साथ। और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में तो पौधे को परमात्मा कहा गया, नदी को माता कहा गया, लेकिन जब से हम ये भूल गए तो गंगा भी मैली हो गई। प्रकृति के प्रति, और हमारा देश कैसा है, देखिए हम पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड को। और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जहां बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह जब बिस्तर से नीचे उतरोगे, पैर जमीन पे रखोगे तो पृथ्वी माता से माफी मांगो कि हे पृथ्वी माँ, मैं पैर रखता हूं, आपको दर्द होता होगा। वहीं से संस्कार शुरू होते कि नहीं होते? हम बालक होते हैं तो हमारी मम्मी हमें क्या कहती है, देखो ये चांदा है ना, ये चांदा तेरा मामा है। कोई रिश्तेदारी है क्या? लेकिन वो सिखाते चांदा तेरा मामा है। ये सूरज है, बोले तेरा दादा है। कहते कि नहीं कहते? ये चीजें हमें सहज रूप से, ये पर्यावरण की शिक्षा हमारे सहज जीवन में थी। लेकिन पता नहीं ऐसा बदलाव आया, अपना सब बुरा है, इतना हमें मार ठोक करके दिमाग में भर दिया गया है, और उसके कारण हमारी ये हालत हो गई है। मुझे अभी नागपुर के मेयर मिले थे, मैं पिछले दिनों नागपुर गया, तो नागपुर के मेयर ने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा कि वो पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट बंद कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट बंद करते हैं। और शुरू में बोले हमने प्रयोग किया 2-3 घंटे के लिए स्ट्रीट लाइट बंद करने का, तो पहली बार, और लोगों को हमने घोषणा की चलो चांदनी रात है, सब लोग बाहर आइए। तो 2-3 घंटे तक मेले जैसा माहौल रहा, सब लोग घर त्योहार रहे, लाइटें बंद थी, चांदनी का लोग मजा रहे थे। लोगों ने अपने घरों में भी बिजलियां बंद रखी चांदनी का आनंद लेने के लिए। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, मैं अगर पूछूं आप में से कितने हैं जिन्होंने सूर्योदय देखा है? सचमुच में सूर्योदय देखा है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ उजाला था और स्कूल जा रहे थे तो उजाला देखा। कितने हैं जिन्होंने सूर्यास्त देखा है? कितने हैं जिन्होंने चांदनी रात को भरपूर चांद देखा है? देखिए आदतें हमारी चली गई है, हम प्रकृति को के साथ जीना भूल चुके हैं, और इसलिए प्रकृति के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और वो मुझे बता रहे थे मेयर कि नागपुर में हमारी बिजली का खर्चा कम हुआ है, 2 या 3 बार शायद हो चुका था तब तक, और लोगों को मजा आने लगा है कि भाई पूर्णिमा की रात को जब पूर्ण चांद होता है तो 2-3 घंटे लोग चांदनी रात में बाहर निकलते हैं। तो मैंने वो एक सुझाव दिया, मैंने कहा ऐसा एक काम करो, चांदनी रात को हर मोहल्ले में एक स्पर्धा करो। एक तो अंधेरा होना चाहिए, चांदनी की रोशनी होनी चाहिए, और मैंने कहा सब लोग स्पर्धा करो, सुई में धागा परोना, चांदनी के प्रकाश में सबको मजा आएगा, अबाल वृद्ध सब खेलेंगे, जिसका धागा जाएगा पता चलेगा उसकी आई साइट कैसी है, चांदनी की रात का मजा लेगा। आप लोग करेंगे? पक्का करेंगे? करने के बाद मुझे चिट्ठी लिखेंगे? मैं विश्वास करूं, सारे देश के बच्चों से विश्वास करूं। आप मुझे बताइए, चांदनी रात को भी अगर 2-3 घंटे बिजली बंद रखी, स्ट्रीट लाइट बंद रखी, पर्यावरण की सेवा होगी कि नहीं होगी? चांदनी का मजा आएगा कि नहीं आएगा? पर्यावरण से प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रकृति से प्रेम होगा कि नहीं होगा? यही तो करना चाहिए। तो सहज रूप से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें न करते हुए भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। धन्यवाद जनाब।